आपने एंटर किया है और साथ ही साथ अतरंगी ऐप ने फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन दोनों में ही अलग-अलग जॉनर में शोज़ किए हैं। पर किंग ने व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और हम जानना चाहेंगे कि किंग का रिस्पॉन्स कैसा था और फिर बाद में इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो प्लीज़। पहले तो मैं कह दूं कि ये जो शो है ये अनसुनी है, किंग नहीं है लेकिन फिर भी मैम ने पूछा है तो किंग ने बहुत अच्छे नंबर्स गेन किए हैं। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि फीमेल सेक्शन को बहुत अच्छा लगा। मतलब जो हमारे पास रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स हैं, जो नंबर्स आए वो फीमेल्स के बहुत ज़्यादा हैं और iOS यूज़र्स उसमें बहुत ज़्यादा आए हैं। और नॉन फिक्शन की जो बात कहें तो आज की तारीख में काफ़ी चैनल्स, काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स इसको ट्राई कर रहे हैं और ला रहे हैं, लेकिन नॉन फिक्शन शोज़ एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि फ़िक्शन बनाना एक बहुत आसान काम होता है, बट नॉन फिक्शन के लिए बहुत गंभीर रूप से इसमें काम किया जाता है, इसमें बहुत रिसर्च करी जाती है और इसको बनाना एक टाइम टेकिंग है। मतलब अगर मैं अनसुनी की बात करूं तो अनसुनी ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस था। मतलब वो चीज़ें बनाई गई, फाड़ी गई, पर्टिकुलर हिस्सा है जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी कम है, अवेलेबिलिटी नहीं है और नॉन फिक्शन अब लोग ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उसके पीछे लाने का मोटिव यही है। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है। वैसे किंग के शानदार सफलता के बाद में अतरंगी ऐप पर ये दूसरा अलग जॉनर है, तो ये सवाल मैं निवेदिता जी आपसे भी पूछना चाहूँगी और विभू जी आपसे भी जानना चाहूँगी कि है ना, ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट है अनसुनी, तो आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से और कब ये शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट। फर्स्टली थैंक यू एवरीवन। आई नो आज बहुत सारे इवेंट्स हैं सो प्रेस का यहाँ पे आना, हमारे को कवर करना, उसके लिए थैंक यू। अनसुनी एक्चुअली हम लोग 1 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि विभू जी ने कहा कि पेपर फटते थे, कॉन्सेप्ट फटते थे, क्योंकि आई थिंक इसका ओनस काफ़ी हमारे होस्ट पे जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा और इंस्पायर हुए। आई थिंक द डे वी सील्ड हिंदुस्तानी भाव ऑन पेपर with Vibhuji, me and Tanvesh and Caddy, I think we hit home. हमें तब पता चल गया कि हमें किस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना है और बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टोरीज़ आने लग गए। हमने जब पहला उनका बाइट डाला था कि आप हमारे पास स्टोरीज़ लेकर आइए, मतलब हम खुद चकित थे कि कई लोग बहुत नॉर्मल चीज़ें भी उनसे शेयर करना चाहते थे। तो अगर आप देखेंगे सीरीज़ तो हमने कुछ फ़नी वाले स्टोरीज़ भी रखे हैं, कुछ रियल इंसिडेंट भी रखे, कुछ हार्ड हिटिंग स्टोरीज़ भी हैं, क्योंकि आई थिंक जैसे उनकी पर्सनालिटी है होस्ट की, लोग सोचते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हमें कुछ जस्टिस तो मिल जाएगा तो मैं ज़्यादा उसके बारे में रिवील नहीं करूँगी, बट जेन्युइनली क्या हो रहा है कि जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं तो बहुत सारे डांस शोज़, सिंगिंग शोज़ हैं, कैप्टिव रियलिटी शोज़ हैं, जिसमें हमने भी काफ़ी अच्छा किया विद किंग, बट कोई ऐसा शो नहीं था जहाँ पे कॉमन मैन आके अपनी कहानी बताना चाहे, जितनी भी छोटी हो, जितनी भी बड़ी हो, जैसा कि टाइटल बोलता है अनसुनी। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिससे उन्हें लगे कि वो कन्फाइड भी कर सकते हैं और जिससे उन्हें ऐसा लगे कि कुछ जस्टिस भी मिले। तो कॉन्सेप्ट आया, जब हमने उनका बाइट डाला, स्टोरीज आने लगी, आई थिंक ऑटोमेटिकली बन गया। अब ऐसा है कि हमारे पास स्टोरी सीजन से ज़्यादा है, हमारे पास 4 सीजन के स्टोरीज और एंट्रीज आ चुके हैं एंड गॉड इज़ काइंड। काफ़ी हमें उम्मीद है कि ये शो, मतलब हमें तो फर्स्ट लॉन्च पे ही पता चल गया था कि हिट है, बाकी तो नंबर्स बताएंगे। आई थिंक ओवर टू विभू जी, आप बताइए क्या आपको लग रहा है अनसुनी से। मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद लग रही है क्योंकि इतने फॉलोइंग है इनकी। मतलब लोग सिर्फ कुछ लोग तो एक रिक्वेस्ट डाली है कि मुझे सर से मिलना है और सर से ही मुझे भाव से ही बताना है कि मेरी समस्या क्या है। और जैसा भी निवेदिता जी ने बताया कि काफ़ी काफ़ी हमारे पास, मतलब ऑफ कोर्स 3-4 सीजन्स के हमारे पास इतनी स्टोरीज़ आ गई हैं कि हम लोग सेलेक्ट करने में हम लोग को मुश्किल हो रहा है कि क्या कैसे वो करें। लोगों की अपनी कहानियाँ, अपनी तकलीफ़ें जो हैं, मतलब ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो
क्या बताएं। तो क्योंकि एक हमने इसका एक जैसा कि सोशल मीडिया में भी डाला था, मोबाइल नंबर एक था, मतलब कॉल सेंटर का नंबर था वो, और मेल आईडी डाला था। तो उसमें भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेल्स किए हैं और कॉल करके अपनी समस्याओं को बताया है। तो अभी नंबर्स का तो ये शो जो है वो हफ्ते में 2 एपिसोड्स आएंगे इसके, और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो ये इससे जो है काफ़ी उम्मीद हमको लग रही है, क्योंकि ये ऐसा शो अभी तक नहीं बना। थैंक यू। वैसे हम लोग सभी उत्सुक हैं इसको देखने के लिए। अच्छी बात यह है कि आज से ये स्ट्रीम हो रहा है अतरंगी ऐप पर। मेरा अगला सवाल यही था कि इस पर्टिकुलर शो के लिए हमने हिंदुस्तानी भाऊ को ही एज अ होस्ट क्यों चुना? तो भाऊ, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँ सबसे पहले, कशे आहेत तुम्ही? एकदम मजेत. एकदम मजेत। थैंक यू। तो आपसे हम ये सवाल पूछना चाहूँगी कि इस शो में ऐसी क्या खास बात आपको लगी? क्या हुआ कि आपने फैसला किया कि चलो ये शो को होस्ट करते हैं? क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था? अभी मुझे सोशल मीडिया पे 5 साल हो गए. 5 साल में मैंने हर किसी को पता है कि जो भी मेरे देश के खिलाफ बोलता है या देश के लोगों के खिलाफ बोलता है, मेरे आर्मी, मेरे लोग, जिसके भी खिलाफ बोलता है तो मैं छाती ठोक के उनकी बजाता है. कोई भी होने दो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता है, ऐसा है. और जितने भी लोग हैं मेरे पास वैसे भी आते हैं, उनकी तकलीफ़ें रहते हैं. किसी की पुलिस स्टेशन की तकलीफ़ है, किसी के वो भाई लोगों की तकलीफ़ है, गरीबों को तकलीफ़ देना, ऐसे बहुत रहते हैं ऐसे. और ऊपर वाले के शुक्र से आज के तारीख में यही मेरी दुनिया, यही मेरी दौलत है जो मैंने कमाया पूरे इंडिया में. और पूरे इंडिया में कहीं भी, कोई भी स्टेट में 1 से 2 घंटे के अंदर में 25,000 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ. इतनी ताकत है मेरे में. तो यही मैंने कमाया. आज मैं पहली बार अभी जम्मू गया था. फर्स्ट टाइम गया मैं. मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेरे फैंस रहेंगे या क्या है, मगर पूरा स्टेडियम मैच छोड़ के सिर्फ मेरे को आवाज़ दे रहा था. तो वो खुशी है. यही कमाया मैंने ना, यही कमाया. और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बचपन से वो जिसने वो दिन देखे हैं ना, वो दूसरों का ऐसा दुख देख नहीं सकता है. तो इसके वजह से जिसकी भी ऐसा होता है, तकलीफ होता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा कुछ योगदान रहे तो अच्छा लगता है मेरे को. तो ये मेरे पास बासु मैम और ये कैडी, अरुण भाई, ये सब आए थे लेके कि भाऊ हम ये करना चाहते हैं. लोगों की आवाज़ क्या है ना, ये अनसुनी ये चीज़ है कि आज हर वो घर में, हर परिवार में, हर समाज में ये चीज़ें हो रही है. कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों तक वो पहुंच जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोग अपनी इज्जत के लिए ना डरते और नहीं बोलते. तो वो लोग ये शो में आते और अपनी कहानी मुझे बताते, और वो कहानी मैं दुनिया तक पहुंचाता हूँ. क्योंकि हर घर में वो तकलीफ है. और मैं ज़्यादा करके देखा है इसमें कि जितने भी मेरी माता बहन है ना, वो डरती है या कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं कि हम अगर हमारे बेटी के साथ क्या हुआ, अगर हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा. तो ये समाज कुछ नहीं होता है. ये समाज सिर्फ आपका तमाशा देखता है, बस आपके खुशी में आता है, बस आपके दुख में कोई नहीं आता है. तो समाज से डरने का नहीं. जितना भी मेरा माँ बहन है ना, सबको बोलता है बिंदास लड़ने का. तुम्हारा भाऊ साथ में है ना. क्या बात है, क्या बात है. भाऊ, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी. आपने एक्सपीरियंसेस बटोरे, आपने सभी लोगों से बातें की है. अनसुनी एक ऐसा चैट शो है, एक ऐसा टॉक शो है जहाँ पर आप आम लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के उन्हें आप हौसला दे रहे हैं, उन्हें आप कुछ मसले दे रहे हैं. तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बार तो ऐसा भी हुआ ना कि उनकी कहानी सुन के ना मेरे आंखों में आंसू आ गए थे. ऐसे भी है गांव में कुछ जिनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो
जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते वो गरीब का दुख, और वो समझा नहीं पाता है, क्योंकि ये 4 किताब ज्यादा पढ़ते हैं ना, ये 4 किताब ज्यादा पढ़ते हैं। जिस दिन आपने वो इंसान का दुख समझना चालू किया ना, उसका दर्द समझना चालू किया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि वो 4 किताब से बढ़कर ना इसका दुख होता है। पढ़ाई तो होती रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मगर जो ठोकर खा के सीखने को मिलता है ना, वो पढ़ाई कर कर नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है हाँ, ये। मैंने मेरे बचपन से ना, मैं 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ा, तकलीफें देखा क्या होता है तकलीफ, बुक कैसे खरीदे जाते हैं, कैसा आगे चलना पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं। ये जितने भी मेरे मीडिया वाले हैं ना, इनको पूछो, इनसे मेरा बहुत प्यार चलते रहता है, बातचीत। इनको भी बोलता हूँ, कभी कभी आप लोग ना वो गरीब के भी घर पे जाके देखो, क्योंकि आप ये दुनिया की आंखें है, वो गरीब के घर पे जाके पूछो कि तेरे घर में आज अनाज है या नहीं। वो किसी फिल्म स्टार को छींक आने के बाद आप जाके पूछते हैं ना, मैडम को सर्दी हो गया, मैडम पटक कर से ना जा सकता है बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास, वो गरीब नहीं जा सकता है, उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। तो क्यों नहीं जल रहा है? जिनको हम नेताओं को जिता के देते हैं ना, वो नेता बस वो टाइम आता है 5 साल तक मुंह नहीं दिखाता है। वो नेता को पूछना साले को, ऐसा है। तो थोड़ा कड़वा बोलता है मगर सच बोलता है। वो हर इंसान का ना वो आवाज़ है जो मैं बोलता है। फ़र्क इतना है कि मैं बिंदास बोलता है, आप बोलने से डरता है। नहीं डरने का, किसी से बाप से नहीं डरने का। आज का दिन है ना अपना, ये बोनस लाइफ है, कल का भरोसा नहीं है क्या नहीं। तो जियो तो शेर के जैसा जियो ना, कुत्ता बिल्ली का जैसा ज़िंदगी नहीं जीने का, बिंदास बोलने का। जिसको बुरा लगता है घंटा, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जो सच है वो सच कड़वा होता है मगर सच होता है वो। हाँ हाँ, इसीलिए इस शो का नाम परफेक्ट दिया है, अनसुनी तेरी कही मैंने सुनी। क्या बात है भाऊ, थैंक यू सो मच। हम अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे अविनाश जी आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अतरंगी ऐप इस प्लेटफॉर्म में फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों तरह के जॉनर्स को लेकर आए हैं, तो अब क्या स्ट्रैटेजी है ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित करने की और ज़्यादा? जब से अतरंगी ऐप लॉन्च हुआ है, तब से हमारी जो टीम रही है, विभू जी के गाइडेंस के अंदर में निवेदिता हैं, साथ में हमारी पूरी टीम है, हमने समझा कि वक्त के साथ साथ जो जनरेशन है उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी बदलते जा रहे हैं। आज के दिन में जैसा भाव ने बताया, हर इंसान की लाइफ के अंदर में कई सारे ऐसे मसले होते हैं, वो तो खुद के साथ तो फील कर रहा है, बट क्या वो दुनिया के साथ शेयर कर पा रहा है? और एक कर पा रहा है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ ना तो कोई सच है, ना कोई सच्चा दोस्त है जो उस दर्द को समझ सकता हो और समझ के उसके सॉल्यूशन तक पहुँच भी जाता हो। तो इस टीम ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस तरह का एक शो शुरू करें, जहाँ हम उन लोगों तक पहुँचें जिन लोगों की आवाज़, जैसा भाव ने बताया, किसी वजह से दबी हुई है और वो निकल नहीं पा रही। तो नॉन फिक्शन के अंदर में ये एक मौका मिलता है, उन तरह की आवाज़ों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा भाई, जैसा कि भाव ने पूरे ही सीरीज के अंदर में अपने आप को एक उनका हमदर्द, हमारा अपना एक भाई समझ के उन्होंने उसको एक ताकत दी कि भाई तुम्हारी आवाज़ हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और उस शख्स तक भी पहुंचे जो तुम्हारे इस सवालों का जवाब भी दे सकेगा और सोल्यूशन भी दे सकेगा। जैसा कि शुरुआत में उन्होंने कहा कि कुदरत ने इंसान को बनाया और इंसान ने नियम को बनाया, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक नियम में हर एक इंसान फिट बैठे। हम सब के अपने अपने नियम्स होते हैं, बट इस दुनिया के अंदर में इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपकी दिल को कोई टच कर सकता है तो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो हमारी ये कोशिश नॉन फिक्शन में यही रही कि हम वो प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे आपके दिल को टच करने वाला एक शो हो और ऐसा एक दोस्त हो जो आपको सोल्यूशन तक पहुँचा सके। तो मैं सारा क्रेडिट देता हूँ हमारी टीम को, और आगे भी आने वाले टाइम के अंदर में फिक्शन के साथ साथ नॉन फिक्शन के अंदर में ज़्यादा जोर रहेगा हमारा, क्योंकि नॉन फिक्शन एक ऐसी कैटेगरी हो जाती है जहाँ पर आप रियल लाइफ की रियल स्टोरीज को आप समझते हैं और आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं वो एक इस दुनिया में खो जाते हैं जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ
लाइक्स और वो जो स्टिकर्स मिलता है ना हमारे को, थम्स वाला, इमोजीज वगैरह, तो हम उसी से अपने आप को खुश होता देखते हैं। बट रियल के अंदर जब हम वापस जाते हैं, रात को जब सोते हैं बेड पर, तो हो सकता है कि हमारे आंसू बह रहे होते हैं और उसको पूछने वाला कोई ना होता हो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम इन तरह के प्लेटफॉर्म्स के मार्फत ऐसे शोज़ को हमेशा लॉन्च करते रहें। आगे आने वाले टाइम के अंदर में, जैसा विभू जी ने बताया, बहुत सारे शोज़ हैं हमारे नॉन फिक्शंस लाइंड अप किए हुए हैं, और निवेदिता की टीम और हमारी पूरी जो इसके पीछे टीम है हमारी, वो बखूबी बहुत अच्छे स्क्रिप्ट पे काम भी कर रही हैं। और इस शो के साथ तो हमारा हिम्मत और हमारा कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ गया, जब से भाव के साथ साथ ये जो हमारे को एक कॉन्फिडेंस जगा है हमारे बीच में। तो हमारे स्टडी जैसे आपने पूछा कि बिल्कुल एक फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों को बैलेंस करके लेके चलने की रहेगी। बहुत बहुत खूब कहा आपने। ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप से मिलने का एक मौका मिल जाएगा हम सभी को ये शो देखने के बाद। मैं सवाल पूछना चाहूँगी विभू जी और निवेदिता जी आपसे कि इस शो से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप अगर हमें बता सके, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं आप, क्या सोचते हैं आप? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्स्ट टीज़र गया उससे ही जो रिस्पांस मिला, तो एक हमें सेंस मिल गया था कि क्या भाव का स्टेचर है इन अ कॉमन पब्लिक। तो जो हमारा हमने दाव लगाया था, बेसिकली टेलीविज़न कंटेंट सब एक बेटिंग गेम जैसा ही है। आप बेट करते हैं और आप गेस और होप करते हैं कि अच्छा करे। तो जो विभू जी और मैंने जो बेट लगाया था वो बेट हमारा खरा उतरा। क्या है मालूम है, ये लोग है जना, लोग बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो वो आपको जज करते हैं। या बहुत सारे ऐसे अपने हिंदुस्तान में भी अभी ऐसे बहुत ऐसे आएंगे, जज करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि ये चैनल कुछ अच्छा मैसेज दे रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, ये नहीं सोचेंगे। कुछ ना कुछ उंगली करने का मालूम रहता है इनको, कुछ काम धंधा नहीं रहता है। ये घर पे बैठ के पेपर पढ़ता है, हाथ में एक बर्गर लेता है, पेप्सी लेता है, और फिर वो दूसरों को जज करता है। क्योंकि इनका भरा पड़ा है ना। हाँ, ऐसा है। तो ये जज करने वाले बहुत मिलेंगे अभी, अपने अपने वो डॉक्टर बनेंगे अभी। ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था, ये गलत किया, ये ऐसा किया, ऐसे बहुत नमूने मिलेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे को ऐसे नमूने मिले। इस शो के द्वारा काफ़ी सारे लोग ऐसे हाँ। आएंगे सामने, और इसका सभी के लिए ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जो एक प्लेटफॉर्म है, और भाऊ आप हैं यहाँ पे, तो फिर आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच, इट्स अ परफेक्ट, जो बोलते हैं ना, परफेक्ट डिश बीन प्रिपेयर्ड, परफेक्ट डिश बीन। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि जो लोग आते थे ना, मैं उनसे कुछ पूछता था, वो स्टार्टिंग में ही ना वो चीज जो गुजरी है मेरे सामने, इतने सालों से मैं कर रहा हूं, मेरे को पता है कि क्या क्या होता है। तो पहले इन लोग ना मेरे को इधर कान में चालू रहता था, भाऊ नहीं करना कुछ, भाऊ गाली नहीं देना, भाऊ इसको मारना नहीं हो भाऊ। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि साला रोंगटा खड़ा होता है, वो सामने वाला बताता है तो कि मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा किया। तो वो सिचुएशन, ये लोग तो क्या नीचे बैठ के, मगर उधर जब मैं उनके साथ फिर आंखें नहीं मिला पाता है ना, वो मुझे अपना एक दुख सुना रहा है, अपना दर्द सुना रहा है। अगर मैं वो देख के भी अनजान बनूं ना, तो फिर वो बहुत लोग हैं आपके सामने, आपको बहुत बोलेंगे, अरे वेरी बहुत बुरा हो गया यार, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा हो गया। और फिर वही ना बाहर जाके वो दुख का मजाक उड़ाएंगे। तो कोई अपने को अपना तकलीफ सुनाता है ना, तो वो अपना समझ के सुनाता है। तो दिल से सुनना चाहिए, दिमाग से नहीं, ऐसे। हमें बहुत खुशी है कि आप इस शो को होस्ट कर रहे हैं, और हमें बहुत बहुत आनंद है कि अतरंगी ऐप पर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी भाऊ आपसे कि ऐसी कोई घटना हुई या ऐसी कोई कहानी थी जिससे सुनकर आप हैरान हो गए, या फिर कोई एक कोई घटना अगर सुनाना चाहे तो? 2 कहानी थी इसमें। एक कहानी थी जो पहाड़ी जो गांव होते हैं ना, वहाँ के रहने वाली एक लेडी थी, जिसका
वो पहाड़ों में जब काम करते ना, साइकिल से जाना, लकड़ी तोड़ के लाना, खेतों में काम करना, भागना, ये सब, जिसमें वो वजनिटी जो होती है वो चली जाती है उसके काम करने से। तो जब उसकी शादी हो गई तो फिर उसके पति ने वो रात को गलत समझा उसको, और वो दिन से लेके उसका बेटा कुछ 18-19 साल का है, तब तक वो बेटे को भी यही सिखाया कि तेरी माँ गलत है, उसका इधर उधर है। वो उसको समाज नहीं समझ पा रहा था, वो बस उसके ऊपर उंगली बता रहे थे कि ये गलत है। तो वो चीज ना बहुत ये लगी, जैसे कि आज देखो, आज की जो जनरेशन है जो टेनिस और ये सब खेलती है, जिसमें लेडीज होती है, जिसमें ये होता है, तो उसको समझो। मगर वो लेडी जो गांव की है उसको कौन समझेगा? तो उसके ऊपर वो उंगली दिखाना चालू हो गया था। तब मैंने वो दोनों को, बाप को और उसके बेटे को, मेरे तरीके से बहुत अच्छा समझाया। फिर वो समझ गया कि नहीं, वो बच्चा पढ़ा लिखा कॉलेज में, मगर उसके दिमाग में जो गंदगी एक बार भरी जाती है ना किसी के, तो वो 4 किताबें भी नहीं समझ सकती है, फिर ऐसा है। तो फिर मैंने उसको तरीके से समझाया, समझ में आया। और दूसरा एक था कि एक रिक्शा वाला आया था, जिसकी पत्नी बेटा होने के बाद कुछ 2 या 3 साल की बाद ऑफ हो गई। वो रिक्शा चला के अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया। घर नहीं था, वो घर में वो रिक्शा में सोता था। ये सब करके बहन की वापस सबका सेवा किया उसने, माँ बाप का, ये सबका वो रिक्शा से किया। मगर जब उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़े कंपनी में गया, तो फिर वो बोला कि मुझे शर्म आती है, मेरे ऑफिस के लोग मुझ पे उंगली बताते कि तेरा बाप रिक्शा चलाता है। तो वो रो रहा था, उसकी जिंदगी है वो। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक दोस्त था, आज तब उसकी माँ है, आज भी सब्जी बेचती है, बहुत पैसा है जिसके हाथ, बहुत यानी बहुत पैसा। मगर वो तब से, जब वो छोटा था तब से वो सब्जी बेचती है, इतना सा बस वो लेके जाती है, सब्जी बेचती है, वही जगह पे उसका जगह है, वहाँ पे सब्जी बेचती है। तो वो एक बार मेरे साथ बैठा था, बोलता है भाऊ पैसा फटे यार, मेरी माँ नहीं सुनती यार, लोग मेरे पे उंगली बताते, तू बता क्या करूँ। मैं बोला देख, वो उसको पता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, बहुत पैसा है, मगर ना उसको सुकून वहां मिलता है। वो जब वो सब्जी जाके बेचने को बैठती है ना, तो वो जो पहले से लोग आके उसको बोलते ना, क्या रे आई, कैसी है तू, क्या रे बुड्ढी, आप लोग में ऐसा करते बात, कैसी है तू, फिर कोई उसके जगह पे रहेगा, ये उधर सरक, ये मेरा जगह है। तो उसको वो पहले से वो आदत गिरी है, उसको उसमें खुशी मिलती है। वो भले 50 की सब्जी बेचती है, मगर उसको ये लगता है वहां पे खुशी मिलती है उसको। जो बचपन से जो अभी तक उसको जो लोग मिलते आ रहे हैं ना, वो लोग उसको रोज देखते हैं, तो कितना भी बंगला बांध, कुछ काम करने, बस ये इसका सपना मत तोड़, उसको खुशी मिल रही है ना, उसमें खुश रहने दे। वो दिन वो आदमी मेरे को बोला, यार इतने लोगों को बोला, वो बोले यार वो पागलों के लिए छोड़, उसको ध्यान मत दे। मगर मैं उसको समझाया कि उसको जिसमें खुशी मिलती है ना, उसको खुश रहने दे। तो वो खुश हो मेरे को तब से। वैसे मैं रिक्शा वाले का भी इसको बोला कि उसमें खुशी मिलती है उसको, तो कितना भी बंगला बनाने दे, कितना भी करोड़पति होने दे, मगर माँ बाप को जो चीज में खुशी नहीं मिलता है, तो फिर वो बंगला गाड़ी का कुछ मतलब नहीं। ऐसा है, बातों को समझना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर समझाने वाला हो तो क्या बात है। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारी मीडिया भी वेट कर रही है आप सभी से सवाल पूछने के लिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी निवेदिता जी आपसे। एक और सवाल है, इस शो में गेस्ट के चयन का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि आपने एक टोल फ्री नंबर वहाँ पर प्लेस किया था, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कॉल किए, अपनी अपनी कहानियाँ बताई। तो क्या, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे सीजन्स के लिए कहानियाँ ऑलरेडी तैयार है, तो कैसा था वो पूरा प्रोसेस? एक्चुअली हमारी पूरी क्रिएटिव टीम है, हरुण जी जो प्रोड्यूसर हैं वो काफ़ी हमारे सहयोगी रहे हैं इसमें, कादम्बरी, तन्वेश। तो स्टोरीज़ तो देखिए एक टाइप के 100 आते हैं, तो वी ऑलवेज टेक आर पिक कि किसकी स्टोरी में ज़्यादा
दुख है या लेयर्स हैं जो हम लोग नहीं अनवेल कर पा रहे। और जैसे कि हर चैट शो में होता है कि हम एक सजेस्टिव अपनी तरफ से आंसर देते हैं, क्योंकि हम एक जब स्टोरी लेते हैं हम उस पर पूरा रिसर्च करते हैं। एक आदमी सिर्फ एक पार्ट कहानी का बताता है, वो कभी दूसरा पार्ट नहीं बताता। तो हमारा ये रहता है इंटेंशन कि हम दूसरा पार्ट लाएं और तीसरा और चौथा पार्ट भी लाएं। तो वो चीज़ हम लोग भाव के सामने हमारी पूरी टीम जाके प्रेजेंट करती थी, फिर वो अपना एक एनालिसिस देके वो अपनी तरह से करते थे। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि शुरू में हम इन ईयर करते थे, उसके बाद तो हम भी सिर्फ मॉनिटर पे देखते थे कि क्या हो रहा है, कैसे होगा तमाशा और किसकी बैंड बजेगी, बिकॉज हमें पता था कि वो कभी किसी को ऐसे ही स्कॉट फ्री नहीं जाने देंगे भाव, उनको ये बहुत ज़्यादा रहता था। फिर हमें भी रियलाइज़ हुआ कि जब आप उस चेयर पे बैठते हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो हमसे ज़्यादा उन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती कि वो सही करें। और जैसा कि हमारा मानना है कि हमने बहुत सारी स्टोरीज कोलेट करी हैं। इनफैक्ट हर सीजन में हम एक नंबर ऑफ स्टोरीज लाएंगे, बट हम इवेंचुअली विभू जी के साथ, अविनाश जी के साथ कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे प्रॉबेबली हम डिजिटली भी कुछ ऐसा चैट कर सके, ताकि हर बार अगर कहानी को नहीं ला सके लाइव तो मे बी फोन और समथिंग कुछ एक सिस्टम डिवाइस करेंगे कि हर आदमी जो कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे ट्रोल्स भी देखे कि अरे आप हमारी कहानी ले ला रहे हैं, हमारे भाव से बात नहीं करा रहे। मैंने कहा ये हमने सीजन शूट कर लिया था, अभी जो आपकी कहानी आएंगी वो नेक्स्ट के लिए जाएंगे। तो हम लोग सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो सब स्टोरीज ले रही है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। और जैसा कि हमारा चैनल का नाम है अतरंगी, हमारा बहुत कॉन्शियस एक एफर्ट रहता है कि हम कुछ अनयूजुअल लाएं, जिसको अतरंगी बोला जाता है, कि हर जन बना रहा है। हमें भी बोला गया अरे डांस शो बनाओ, बहुत अच्छा है, सिंगिंग शो डेफिनेटली अच्छा है, और आप देख रहे हैं सब अच्छी चीज़ें, बट ऐसी क्या चीज़ है जो लोग देखना चाहते हैं बट आ नहीं रही। तो इसीलिए हम लोग अनसुनी को लाए। और हम लोग, एक होता है ना कि पेपर पे और कॉन्सेप्ट वाइज हम बहुत ही खुश हैं, और नंबर्स ऑब्वियसली जो आएंगे दैट इज़ अ बोनस। बट हमारे लिए जनता में अविनाश जी, विभू जी और भाव को पता है कि ये शो हिट है, और हमारे लिए वही एक हैप्पी फीलिंग है कि आज हम सब यहाँ पे बैठे और हमें पता है कि शो सक्सेस है। एब्सोल्युटली, शो तो हिट है ही, साथ ही साथ सुपर ऐप भी है हमारा अतरंगी ऐप ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म। वेल, अभी हम हमारे मीडिया के सभी दिग्गजों से विनती करना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज कैसे हो कि इसको रखना है, या फिर कभी भाऊ की अदालत इस तरह की कोई बात हुई थी कि क्योंकि ये अदालत है आपकी और आप उसका फैसला ले रहे हो, तो उस तरह की कोई बातें निकली थी? ये पहला वाला क्वेश्चन। और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन भी है जी। हाँ, देखो, अपने न्यायालय ना और संविधान से बढ़कर कोई नहीं यहाँ पे। न्यायालय न्यायालय होता है, और भाऊ अदालत नहीं करता है, भाऊ फैसला सुनाता है, ऐसा है। तो मैं वो आवाज पहुंचाता हूं लोगों की जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता है। फिर वो कोई भी रहने दो, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, कोई भी रहने दो, बस आवाज पहुंचाता हूं मैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि भाऊ को शायद ऑफर भी आया हो कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी से कि तो हम आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हुए देखेंगे, क्योंकि लोगों का बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम में रह के सिस्टम को सुधारो। आप अच्छा काम कर रहे हो तो कभी कभी सिस्टम में रहकर भी सिस्टम को सुधारने की कोशिश, तो इस तरह के कोई प्लान्स है? देखो, आपको एक बात बताता है, आज मुझे 5 साल हो गया और सबको मालूम है मैं कैसा है और क्या करता हूं। तो आपको लगता है कि अभी तक पॉलिटिशियन लोगों ने मेरे को नहीं बुलाया पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? सबने बुलाया। और मेरा क्या है मालूम है, हर वो पार्टी वालों से सबसे अच्छा है मेरा रिलेशन। और मैं पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, ना कौन सा पद लूंगा या कुछ जाऊंगा कहाँ, क्योंकि आज मैं करोड़ों लोगों की जबान है। अगर मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं कुछ बोलने को जाऊंगा, ऊपर टोपी पहनेला नेता आएगा, वो बोलेगा ये बोलने का नहीं, और मैं किसके बाप का सुनता नहीं, वो कोई भी नेता रहने दो, ऐसा है। तो ये पॉलिटिक्स में जाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मेरा सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। और हर पार्टी का कोई भी रहने दो। देखो, अभी आज मांगता है तो मेरे सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, मैं अभी ये महीने में 3-4 बड़े बड़े मिनिस्टर की बजाय, अभी गलत बोलेगा मैं बजाएगा, मैं किसके बाप को नहीं डरता है, कोई भी रहने दे। भाव, मेरा सवाल आपसे है, जैसे अभी खुद आपने माना कि गलत बोलेगा तो भाव बजाएगा, आपके सामने जब लोग आते थे तो क्या आपने उनके चेहरों पे डर देखा, एक भरोसा देखा, एक विश्वास देखा? क्या एक छवि आपकी, और ये भी है कि आप न्याय के लिए
हमेशा लड़ते हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा? देखो क्या है ना सर, मैंने बचपन के 11 साल की उम्र से ना मैंने दुनियादारी किया है। मैंने वो हर चीज देखी है, हर चीज। वो फिर हर इंसान को देखा है। वो फिर दादागिरी से लेके पॉलिटिशियन से लेके मैंने हर लोगों को देखा है और नजदीक से आजमाया है, सब कुछ आजमाया है। तो आप भी ना किसी को देखता है ना तो इतना तो समझ जाता है कि इसकी औकात किधर तक है, किधर तक जा सकता है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इतना तो समझ में आता है सर। और आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई वाला साला किधर भी दुनिया के कोई भी कोने में जान दो, कभी फंस नहीं सकता है, ऐसा है। भाव, इस शो के दौरान आपके रियल लाइफ में जो शिकायतें आई हैं, क्या वो लोग भी जुड़े हैं इस शो में? नहीं, अभी तक तो, अभी हमारा जो एपिसोड हो गया 50 एपिसोड खत्म हो गया। अभी इसके आगे जो जो होगा वो होगा। मगर आपको और आपके मीडिया वालों को पता है कि अभी गए साल ही मैं जेल काट के आया, किस वजह से काट के आया वो सबको मालूम है। तो ऐसा कोई भी आवाज उठाने का जब आता है मेरे पास तो मैं आवाज उठाता है, फिर उसके लिए केस भी खाने को तैयार रहता है। मैं डरता नहीं। भाव, यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, अभी जैसा आपने मेंशन किया कि ये हर घर की कहानी है। जब अब वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं, अपने खुद की अगर बात करूँ, जैसे आपके खुद के घर की बात करूँ, जब कुछ हालात बिगड़ जाते तो आप किस तरह पर्सनली मैनेज करते हो ये सब चीज़ें? महादेव की कृपा है कि ऐसा तो इंडिया में तो कोई सा आंख नहीं बना कि मेरे घर की तरफ बुरी नजर से कोई देखे। ऊपर वाले का शुक्र है। और दूसरी बात, मेरे पास ना आप जैसे बहनें बहुत आते हैं जिनको तकलीफ होता है, जिनका सुनवाई किधर किधर नहीं होता है। तो मैंने आपको बोला ना, मेरा हर किसी से रिलेशन अच्छा है, हर जगह, हर कोई भी फील्ड में। सामने वाला कितना भी बड़ा तुर्रम खान रहने दे, उससे एक सीढ़ी ऊपर ही है मैं। तो बस एक बटन दबाने की जरूरत पड़ती है मेरे को, वो मेरे बहन बेटी का काम हो जाता है। लेकिन ये भी जानना चाहूँगी, अगर ये ना जब इतनी बड़ी बड़ी आप चीज़ें करते हो, आपको धमकियाँ भी मिलती, तो कभी ऐसा नहीं लगता, आपके बच्चे भी है, आपकी वाइफ है, मम्मी है, तो उनको लेके कभी ऐसा दिक्कत नहीं होती कि आपको इतना बड़ा स्टेप लेना, किसी के लिए थ्रेट्स आना? देखो, अगर हर कोई इंसान यही सोचेगा ना कि मेरे को क्या करना है, मैं क्यों बोलूं, तो फिर आज जो चल रहा है ना वो चलते रहेगा ना, चलते रहेगा। मैं भी ये सोचे यार मेरे को क्या करने के पास, मेरे पास गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है, मैं चुप बैठूं, मैं क्यों दुश्मनी लूं? मेरा भी बच्चा है, मेरी भी बीवी है, मेरे पे 10 करोड़ का इनाम है, ऐसा इन्हें रखा है ठोकने का, सबको मालूम है। मीडिया डिक्लेयर है, अकेला 1 मैन शो जाता है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें दम है आके दिखाओ। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिसके भी पिछवाड़े में ताकत है, कॉलर पे हाथ लगा के दिखाना, बस ताकत रखता है, इसके लिए ठोकता है। Thank you so much. We'll take one last question now, please. विभू जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आपने पहली बार शो के बारे में बताया हिंदुस्तानी भाव को, तो क्या रिएक्शन था उनकी तरफ से और क्या कन्विंस करना पड़ा इस शो के लिए? क्योंकि थोड़ा सा मेंटली भी उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना, उसको सॉल्व करना, अगर आप बताएं। और भाव, आपसे भी जानना चाहूँगा यही सवाल। पहले तो ये जितनी भी ना ये अतरंगी की टीम है, उनके लिए जरा तालियां बजाओ यार। बहुत 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 मेहनत किया इन्होंने, बहुत मेहनत किया। और ना इन्होंने सबसे बड़ा, अगर किसी से डरा है ना तो इन लोग से डरा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में अगर पहली बार मैं डर गया ना किसी से, तो इन लोग से डरा हो। मैंने सुबह देखा नहीं है, मैं रोज यानी जब काम रहता है, मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो सुबह की फ्लाइट रहती है तो उसके लिए उठना पड़ता है, वरना मैं उठता नहीं। मैं 1:30-2 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरे रात के इवेंट रहते तो वो इवेंट से आना 3 बजे 4 बजे हो जाता है, तो इसके लिए मैं इतना देर सोता हूँ। मगर मैं जब शूट से आता था, पता है, रात को 10 बजे मैं मेरे इसको बोलता था काम करने वाले मेट को कि फटाफट खाना दे, सोने का है। 11 बजे सो जाता था मैं यार, डर के इनसे, क्योंकि इनका फोन आता था हमारे डायरेक्टर साहब का, बहू सोया, बहू खाना खाया। सुबह 9 बजे कॉल, बहू पहुंचे नहीं।
मैं सुबह 9 बजे बराबर उस पर पहुंच जाता था। तो खुशी भी ये होता था कि मेरा आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना मैं कि तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। जब तक इन लोग का 50 एपिसोड नहीं हुआ ना, तब तक पूछ लेना इनको सबको, भाऊ बराबर सोया नहीं था। उसके बाद फिर पूरा 50 एपिसोड का मैं सो लिया एकदम, ऐसा है। पर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मेहनत किया यार, बहुत मेहनत किया। आज कैसा है, मतलब बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस पड़े, समझा, उनको क्या है, उनका नाम है ना। एक बार ये भी ना अतरंगी का नाम होएगा तब पता चलेगा। आज भी नाम ही है, इसको ब्रांड बनाएंगे एकदम, तब पता चलेगा। हाँ, थैंक यू सो मच। वेल, प्रश्नों का तो सिलसिला जारी रहेगा। कैसा लगा ये लॉन्च का इवेंट हो रहा है यहाँ पे? इनको पूछो कैसा टॉर्चर किया अभी बताइए। अरे बाप रे। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत डिफरेंट है। और सोचा था एक्चुअली जर्नी शुरू हुई थी, सर को पता है, एक हाथ से लेके प्लान से लेके पेपर से लेके किस तरह से हम चले, और फिर वो एक बड़ा सा मुजस्समा बना, और उसके बाद लोग आते गए, कारवां बनता गया, भाऊ आए और चीज़ें होती गई और कमाल हो गया। और आज तो पूछ नहीं सकते। क्या बात है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा। एक क्वेश्चन पूछा था, मैं जवाब उसमें रह गया। जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे और डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि भाऊ को लेना है, तो मेरे जहन से एक गाना निकला, उसको कॉपीराइट मत बनाइएगा, मतलब कि तुझे अपना साथी बनाने से पहले मुझे मेरी जान बहुत सोचना है। जब बासु मैम और ये अपने भाई रमेश भाई आए थे और इनके साथ आए थे, तब इन्होंने मेरे से बातचीत तो की मेरे यहाँ पे, फिर नीचे जाके इनको बोले भाई ये सच में आएगा ना, इसको जरा समझा ना। हाँ, तो मैं बोला यार एक बार जबान दिया तो फिर दिया, नहीं तो नहीं, फिर ऐसा है। वंस अगेन एक और बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। आज लॉन्च है। तन्विश कैडी, प्लीज कम, प्लीज जॉइन ऑन स्टेज। मिस ज़ैनब, a very warm welcome to you. जी। I will just remove the chairs before the photo op. Once again बहुत बहुत बधाई निवेदिता जी आपको, अविनाश जी, विभू जी,